मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। आज हम आर्थिक विकास एवं वृद्धि के बारे में आपके समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं विद्यार्थियों से इससे पूर्व ये अपील करना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थीगण हमें इस समय सुन रहे हैं, वे अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से पूर्व कृपया 2 या 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपको अर्थशास्त्र के बारीकियों का अध्ययन करने की अभी आवश्यकता इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये एक प्राध्यापक के रूप में अपेक्षा करता हूं कि जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है वो प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से तथा मीडिया के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। कृपया उसके बारे में आप सभी लोग लगातार अध्ययन करते रहें, जिससे आपकी विषय वस्तु की जानकारी और उसके बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी बेहतर हो सके। अब हम बात करते हैं, जो आज का हमारा अध्याय है वो है आर्थिक विकास एवं वृद्धि। आर्थिक विकास और वृद्धि के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आर्थिक विकास और वृद्धि में क्या मूलभूत अंतर है। लेकिन अभी हम अर्थशास्त्र विषय पर सीधे न जाकर पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि विकास और वृद्धि में एक सामान्य आदमी के, सामान्य व्यक्ति के सामान्य रूप से क्या समझ है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। इसके लिए मैं एक महत्वपूर्ण आपके समक्ष एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि जब इस दुनिया में एक बच्चा आता है तो उसके पैदा होने के साथ ही बड़े होने तक, प्रायः वयस्क की उम्र के आने तक, वयस्कता प्राप्त होने तक उसकी लगातार शारीरिक वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसमें विकास हो रहा है या नहीं। आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं, या जिनको हम ये कहते हैं कि इनका विकास की गति उतनी तेज नहीं है जितनी कि एक सामान्य बच्चे से अपेक्षित होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि वृद्धि और विकास, जो कि सामान्य रूप से एक ही चीज, एक ही कंसेप्ट, एक ही उसका फीचर महसूस होता है, वास्तव में इसमें मूलभूतताएं हैं। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि, जैसा कि आपको पता लग गया है, कि क्वांटिटेटिव होती है, अर्थात वो संख्यात्मक होती है। जैसे मैंने अभी बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी लगातार लंबाई में वृद्धि होती है, उसके वजन में वृद्धि होती है। ये नहीं कह रहे उसकी लंबाई में विकास हो रहा है, उसकी वजन में विकास हो रहा है, बल्कि हम ये कहते हैं उसमें वृद्धि हो रही है, अर्थात ग्रोथ हो रही है, जिसको हमने कहा है ग्रोथ। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सीधा सीधा जुड़ता है उसके गुणों से। विकास गुणों से किस तरह से जुड़ता है? एक बच्चा विकसित होने के साथ, जब उसमें वृद्धि होती है, वृद्धि होने के साथ साथ उसमें विभिन्न गुणों का विकास भी अति आवश्यक होता है। मैं समझता हूं आर्थिक विकास और वृद्धि के बारे में आपने मूलभूत जानकारी हासिल कर ली होगी। अब हम आते हैं कि वास्तव में विकास और वृद्धि में अंतर समझने के पश्चात आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। जब हम आर्थिक शब्द यहां पर वृद्धि और विकास में लगा देते हैं, आर्थिक विकास और वृद्धि की जब हम बात करने लगते हैं, तो हमें यह जानना आवश्यक होता है कि अर्थव्यवस्था के तात्पर्य में या अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये बात हम किस तरह से अपनी आपको प्रेषित करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था जो कि लगातार निरंतर गतिशील अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था में जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके लगातार उनकी आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि के साथ साथ
यदि उनके रहन सहन में भी वृद्धि हो रही है, उनके आचार विचार और देश में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर आदि आदि में यदि लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि उस देश में वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो रहा है। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की जब हम बात करेंगे तो हमें ये दिमाग में रखना होगा कि एक जो आपका ग्रोथ वाला, जिसको हम कह रहे हैं बार बार, जो ग्रोथ का कंसेप्ट है अर्थात वृद्धि का, वो सीधे सीधे क्वांटिटेटिव एनालिसिस से जुड़ा है, जबकि जो विकास है वो क्वालिटेटिव गुणों से उसमें हम उसकी तुलना करते हैं, अर्थात कितने गुण उसमें हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेस जो अपनाई गई हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा, कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उसको किस तरह से परिभाषित किया है। तो जब हम प्रारंभ में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा क्लासिकल थ्योरिस्ट थे, अर्थात जो परंपरावादी अर्थशास्त्री रहे, उन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मूलभूत रूप से ये माना, लगभग सभी अर्थशास्त्रियों का एक मत था कि यदि किसी देश में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात किसी एक लंबे समय में, दीर्घ काल में, यदि किसी देश में दीर्घकाल में एक ऐसा प्रोसेस है विकास जिसके के द्वारा वहां के निवासियों की आय में वृद्धि होती है। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो प्रोसेस जिसकी हमने बात करी, ये महत्वपूर्ण है कि एक निश्चित विधि, अर्थात किसी योजनागत तरीके से अथवा किसी तकनीक को अप्लाई करके या प्लानिंग के जरिए कोई भी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। दूसरा बात है कि उसके निरंतर आय में भी वृद्धि होनी चाहिए वहां के निवासियों, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में यदि किसी देश में निरंतर वृद्धि हो रही है और किसी एक विधि के फलस्वरूप हो रही है, अर्थात किसी एक प्लानिंग को अप्लाई करके अथवा उस देश के नेतृत्व के द्वारा वो वृद्धि दी जा रही है, तब उसके बाद हम तीसरे उसके एस्पेक्ट पर आते हैं, वो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात ये माना गया है कि कोई भी यदि आप प्लानिंग, जैसे कि आपने हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में जाना होगा कि पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहाँ लागू की जाती हैं, और जो भी पंचवर्षीय योजना होती है उसका एक ड्राफ्ट हमारे देश में लागू किया जाता है कि हम किस तरह से अपने देश को विकास के पथ पर लेके जाएंगे इन 5 वर्षों में। अब इन 5 वर्षों में जब हम अपनी नीति को अप्लाई करते हैं, जो हमने नीति बनाई है जिसको इम्प्लीमेंट करना कहते हैं, यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट के बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि वास्तव में आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग आपके देश में वास्तव में वहां के निवासियों की आय में वृद्धि हुई अथवा नहीं। तो इस तरह से जो हमारे ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट थे उन्होंने ये माना कि किसी भी देश में एक लंबे समय के पश्चात ये देखा जाता है कि उसके निवासियों के आय में कितनी वृद्धि हो रही है, तब हम ये मानते हैं कि वो देश वृद्धि कर रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है जिसको कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि केवल इस बात से ये पता नहीं चलता है कि किसी देश की विकास हो रहा है या नहीं, केवल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ये अंदाजा नहीं आता। मान लीजिए किसी देश में लगातार राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन वहां का जो निवासी है, वहां का जो सिटीजन है, उसके मन में उसको बेटर ऑफ जिसको हम कहते हैं, उसको सुखी महसूस नहीं कर रहा, हैप्पी महसूस नहीं कर रहा, प्रसन्न महसूस नहीं कर रहा, अनेक तरह के संकटों का सामना कर रहा है, गरीबी का सामना कर रहा है और शिक्षा का सामना कर रहा है और बेरोजगारी का सामना कर रहा है, ये इस तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका सामना कर रहा है, तो ये माना जा सकता है कि चाहे आय में उस देश में सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने के फलस्वरूप वहां के जो निवासी हैं उनके सुख सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो रही, अर्थात वो देश विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको हमने आधुनिक अर्थशास्त्री कहा, उन्होंने ये बात मानी कि कुछ देश ऐसे हैं जिनमें कि हमें यदि विकास की गणना करनी है वास्तव में वहां विकास हो रहा है या नहीं,
तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि उस देश में जनसंख्या वृद्धि कैसी है। आप समझ गए होंगे कि जिस देश में आय के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और जनसंख्या के स्तर में उस आय के स्तर की अपेक्षा और भी अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है, तो वहां पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय, जिसको कि हम जीएनपी अपॉन पॉपुलेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में उस देश की जनसंख्या का भाग देने से जो भागफल आता है वो हमें बताता है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। इससे हमें ज्यादा बेहतर पिक्चर, ज्यादा बेहतर रिजल्ट, परिणाम मिलते हैं कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में यदि किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत लगातार वृद्धि हो रही है तो ये माना जा सकता है कि उस देश में आर्थिक विकास और वृद्धि हो रही है। हालांकि आर्थिक विकास के साथ कुछ अन्य पहलू भी जुड़े हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विकास के रूप में उस देश में ये देखा जाना चाहिए कि उस देश के निवासियों को वास्तव में सुख सुविधाएं, जो भी फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, उद्योग धंधे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है और शिक्षा है, इससे भी निजात मिलनी चाहिए। तब हम ये मानेंगे कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को इस आर्थिक विकास और वृद्धि के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पाठ में। अब हम ये जानेंगे कि आर्थिक विकास के संबंध की, जो आर्थिक विकास के प्रमुख बिंदु हैं वो क्या क्या होते हैं। आर्थिक विकास के प्रमुख बिंदु हैं, एक तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय। इसके पश्चात हम बात करेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर की, अर्थात आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। यदि किसी देश में आर्थिक कल्याण में लगातार वृद्धि हो रही है तो हम मान सकते हैं कि वह देश विकासशील देश है, विकास के पथ पर अग्रसर है। या विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो जो विकसित देश हैं जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान आदि, ये जो भी विकसित देश हैं इनमें भी एक विकास की एक निश्चित अवस्था प्राप्त होने के बाद भी लगातार उपभोग में वृद्धि की जाती है। लगातार इस तरह की वहां योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि किसी भी रूप में वहां पर उसका जो वहां के निवासियों का रहन सहन है उसमें किसी भी तरह की कमी ना आने पाए तथा निरंतर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती रहे। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि यदि हम दो देशों के बीच में ये देखना चाहते हैं कि इन दो देशों में कौन सा देश अधिक विकसित है और कौन सा विकासशील है, तो हम एक ग्राफ के माध्यम से, जो कि टाइम पीरियड हम लेते हुए मान लीजिए हम दो देशों के बीच में 20 साल का एक अध्ययन करते हैं कि इन पिछले 20 सालों में इन दोनों देशों में कितनी ग्रोथ रेट रही और कितनी इसमें प्रति व्यक्ति आय रही। तो ये सीधी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, वृद्धि दर की, यदि किसी देश की वृद्धि दर लगातार ज्यादा है और वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी लगातार ज्यादा है और उसमें दूसरे देश के मुकाबले अधिक जो सुख सुविधाएं हैं वो अधिक हैं, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उद्योग धंधों की बेहतर स्थिति है, तो वो जो दूसरा देश है वो विकसित देश माना जाएगा पहले वाले देश की अपेक्षा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, कि रहन सहन का स्तर लगातार जिस देश में वृद्धि हो रही है, आपने देखा होगा जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनके रहन सहन का स्तर अत्यंत निम्न है, जबकि जो विकसित देश हैं उनमें रहन सहन का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का होता है, जिसकी वजह से एक देश पिछड़ा हुआ देश, दूसरा देश विकासशील देश और तीसरा देश विकसित देश कहा जाता है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे कि किसी देश को विकसित, विकासशील अथवा पिछड़ा हुआ देश कहा जाता है। ये हैं कुछ सामाजिक उसके पहलू हैं, सामाजिक कारण हैं जिनके कारण से कोई देश पिछड़ा हुआ कहलाता है। आपने देखा होगा जितने भी लैटिन अमेरिकी देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, इन देशों में और जो विकासशील देश हैं इनमें प्रायः यहाँ के निवासियों का शिक्षा का स्तर अत्यंत न्यून होता है। इसके अलावा वहाँ गरीबी होती है, वहाँ गरीबों की संख्या
बहुत अधिक होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो 28% से अधिक जनसंख्या हमारी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, जिनको अपना रोज के जीवन यापन करने के लिए भी समुचित आय प्राप्त नहीं होती और वो लगभग भुखमरी का जीवन जीते हैं। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो सामाजिक कारण है इसके लिए, जैसे अशिक्षा का होना, बेरोजगारी का होना, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना आदि आदि, तथा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस देश में उनका विकास ना होना, इस कारण से एक देश पिछड़ा रह जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि विकास और वृद्धि की हमने बात करी यहाँ, लेकिन अब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हम जो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं उनमें हम दो रूपों में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, अतः हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी समस्या को, किसी भी फीचर को, किसी भी जब हम बात कर रहे हैं किसी भी विषय को प्रभावित करने वाले दो कारण हो सकते हैं, एक तो आर्थिक कारण और दूसरे अनार्थिक कारण। आर्थिक कारणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारक है किसी भी देश के विकास को प्रभावित करने वाला, वो है नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक संसाधन। उस देश के प्राकृतिक संसाधन किस देश में, किस रूप में, कितनी मात्रा में वहां मौजूद हैं, इससे ये कोई भी देश ये विकसित और विकासशील एवं पिछड़ा देश होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की चर्चा होती है। पेट्रोलियम पदार्थों का जो मूल्य हमारे देश में लगातार जिसमें वृद्धि हो रही है, उसका अभी आपने कभी कारण सोचा होगा तो आपने ये जाना होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। क्योंकि उसके दो कारण हैं। ना तो कोई ऐसी तकनीक विकसित हुई है जिसको कि पेट्रोलियम पदार्थों का रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा कारण, जो हम प्राकृतिक संसाधन की चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में हमारे पास तेल एवं गैस के भंडार मौजूद नहीं है। यही कारण है कि ये अर्थव्यवस्था को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल पदार्थ, और इनके बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट भी होते हैं। जब आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया, समाचार पत्रों के माध्यम से आप प्रतिदिन उनके टच में रहेंगे, तो आप जानेंगे कि केवल जो हम मुख्य रूप से जानते हैं पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि, यही एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट नहीं है। अनेकों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे कि एक अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील होती है। ये हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन के रूप में मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा देश को अन्य देशों पर, मुख्य रूप से अरब कंट्रीज पर, ओपेक कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी की वजह से हमारा देश का बहुत बड़ा बजट का हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही व्यय होता है। इसकी वजह से हमारे विकास में भी अनेकों बाधाएं उपस्थित होती हैं। हमारे देश के उदाहरण के बाद आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका एक अर्थव्यवस्था को चलाने में लगाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितना महत्वपूर्ण घटक है आर्थिक विकास का। इसके अलावा एक बात आती है पूंजी निर्माण की। पूंजी निर्माण की जब हम बात करते हैं तो आपने इससे पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा गरीबी का दुष्चक्र। ये गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, इसको आपने अपने पिछली कक्षाओं में एडम स्मिथ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने कॉजेज एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी, जिसको आप वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक अर्थशास्त्री हुए हैं गुन्नार मैर्डेल। गुन्नार मैर्डेल ने वेल्थ ऑफ नेशन की ही तरह पॉवर्टी ऑफ नेशंस की बात करी है। उन्होंने, जिसको कि हम एशियन ड्रामा के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं, उनकी किताब को एशियन ड्रामा कहा गया। उन्होंने अपनी किताब में ये चर्चा करी कि वास्तव में गरीब जो देश हैं, गरीब कंट्रीज हैं, पिछड़े हुए देश हैं, वो पिछड़े हुए क्यों हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे जो देश हैं
वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। गरीबी का दुष्चक्र क्या है? गरीबी का दुष्चक्र है, जैसे मैंने अभी कहा, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण के बिना कोई भी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होना किसी भी देश का संभव नहीं है। और ये पूंजी निर्माण कैसे होगा? पूंजी निर्माण के लिए आपको विनियोग करना पड़ेगा। विनियोग आप या कोई भी देश के निवासी अधिक से अधिक विनियोग या इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं, कब करेंगे? जबकि उनके पास बचतें मौजूद होंगी। और उस देश के निवासी हैं, उनके पास बचत अधिक से अधिक संख्या में कब होंगी? जब उनका आय का स्तर अत्यधिक होगा। अर्थात वो जितनी भी आवश्यकताएं, जो भी कंजम्पशन, जो भी उपभोग अपने जीवन में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं अथवा करना चाहते हैं, उतनी आय वो व्यय करने के उपरांत भी उनके पास कुछ आय बची रहे। जब वो आय उनके पास बची रहेगी तो वो से बचत करेंगे। बचत करने के फलस्वरूप क्या होगा कि बचतें, जब हमारे देश का बचत स्तर बहुत अधिक होगा, तब सरकार के पास इतना धन होगा कि वो निवेश करे। और इसी तरह से प्रत्येक नागरिक के पास होगा। और जो भी वहां के निवासी हैं, यदि वो उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं या कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो वो निवेश का स्तर उस देश का इतना बढ़ जाएगा कि निवेश के फलस्वरूप उत्पादन की नई नई तकनीकें, उत्पादन के नए नए उत्पादन के लिए उद्योग धंधे हमारे यहाँ खुलेंगे। और उद्योग धंधे जब बहुत तेजी से चलेंगे, उनमें उत्पादन होगा, तो उत्पादन स्तर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पूर्व, कुछ अवधि पूर्व, कुछ सालों से पूर्व, हम यदि अपने देश में ऑब्जर्व करें तो बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनका कि कोई नाम भी नहीं जानता था। लेकिन पिछले 10 सालों में, जब से हमने लिबरलाइजेशन करा है 1990 के बाद, 1991 से जब हमने लिबरलाइजेशन के पथ पर आगे बढ़े हैं, विदेशी निवेश हमारे देश में आया है, तो आपने ये जाना होगा बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे, या आप जैसे आपको बहुत ही एक सूक्ष्म एग्जाम्पल अपना देकर आपको ये अपनी बात समझाना चाहूँ, तो आपने शॉपिंग मॉल्स सुने हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपने देखे हैं बड़े बड़े। इसी तरह से कई ऐसे उद्योग धंधे हैं। मोबाइल अभी हाल में ही प्रचलन में हमारे देश में आया है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। तो इन देशों में क्या होता है कि जब नई नई तकनीक और नए नए आपका चूंकि उत्पादन आपको बढ़ाना है, आपका निवेश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो आप उद्योग धंधे विविध प्रकार के, नवीन प्रकार के खोलते हैं। इससे क्या होता है कि लगातार जब उत्पादन आपका वृद्धि होगी, तो आपका सबसे पहले जो होगा वो रोजगार का सृजन होगा। रोजगार के सृजन के फलस्वरूप क्या होगा कि बेरोजगारी तो घटेगी ही, गरीबी तो कम होगी ही, आय के स्तर में वृद्धि होगी। आय के स्तर में वृद्धि होने से ये आपका सर्किल फिर से कंप्लीट हो जाएगा। आय के स्तर में जब इतनी अधिक वृद्धि होने लगेगी कि आय को खर्च करने के बाद भी आप निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे, तो इस तरह का एक गरीबी का दुष्चक्र चलता है। लेकिन इसमें जो हम बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि जब हम निवेश करते हैं, सरकार निवेश करती है, तो उद्योग धंधों के साथ साथ कुछ ऐसी परियोजनाओं में, कुछ ऐसी योजनाओं में निवेश करती है, जैसे रेल परियोजना, हमारे यहाँ रेल चलाने की योजना, नई नई यातायात के साधन चलाने की योजना, विभिन्न प्रकार के हाईवेज, सड़क मार्ग बनाने की योजना, एयरपोर्ट्स डेवलप करने की योजनाएं, तथा बड़ी बड़ी स्कीम्स जैसे ओवरब्रिजेस का निर्माण। इसी तरह से जो हैवी इंडस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, भारी उद्योग धंधों का इस्टेब्लिशमेंट, वो करती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? देश में पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी देश के लिए पूंजी निर्माण कितना आवश्यक है। इसलिए जिन देशों में पूंजी निर्माण का स्तर न्यूनतम होता है, वो देश पिछड़े हुए देश रहते हैं। लेकिन जिन निर्माण की दर बहुत अधिक होती है, वे देश विकसित देश होते हैं। हमारा जो देश भारत है, वो देश में पूंजी निर्माण की अपेक्षित दर न होने के कारण, विकसित देशों की अपेक्षा कम होने के कारण, अभी हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात हम करते हैं, वो करते हैं विकास के साथ जुड़ी हुई है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। यानी कि उस देश में रहने वाली जनसंख्या की क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता कैसी है।
जिस देश में रहने वाले निवासी उस देश के प्रति लगाव रखते हैं, उस देश के प्रति देशभक्ति रखते हैं, उस देश के प्रति समर्पित हैं, उस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रगति के पथ पर आगे लेके जाना चाहते हैं और मनोयोग से, लगन से और अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ लगातार कार्यरत रहते हैं, वो देश प्रगति के पथ पर बहुत ही तेजी से अग्रसर होता है। हमारे सामने जापान का एग्जाम्पल सबके सामने है। द्वितीय वर्ल्ड वार होने के पश्चात भी उस देश ने इतने कम समय में, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ जब हमारा वर्ल्ड वार खत्म हुआ था और हमारी आज़ादी हमें प्राप्त हुई थी, आज़ादी के फलस्वरूप हमारे 1947 से लेकर आज 2012 तक हमारे देश ने जो प्रगति करी है और जापान ने पूरी तरह तहस नहस होने के बावजूद लगभग इतने ही सालों में जो प्रगति करी है, उसमें अत्यधिक अंतर हमें स्वयं दिखाई देता है। मैं अपने विद्यार्थियों से इस माध्यम से, ये अपने विषय के माध्यम से भी ये अपेक्षा करना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लगन से, परिश्रम से, मनोयोग से, देशभक्ति के साथ यदि हम अपने देश की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात ऐसा नहीं होगा कि हमने आज कोई काम यदि बहुत मेहनत से कर दिया तो हम उसका सोचें कि उसके लक्षण अर्थव्यवस्था में तुरंत दिखाई देने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में समय लगता है। कम से कम 5 से 10 साल में यदि हमारे सभी निवासी इस तरह से कार्य करेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था निश्चित ही विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगी। जो हमारी ग्रोथ रेट अभी लगभग 6.2% की आंकी गई है, 6.2% की ग्रोथ रेट है, उसमें अवश्य ही इजाफा होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने में उस देश की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात जो जनसंख्या की गुणवत्ता है, उसका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अभी हमने व्याख्यान में एक तकनीक की बात करी थी। किसी भी देश में जो उत्पादन की तकनीक है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की तकनीक है वो मुख्य रूप से 2 तरीके की तकनीक होती है। पहले तो एक तो लेबर ओरिएंटेड, दूसरी कैपिटल ओरिएंटेड टेक्निक, अर्थात एक श्रम आधारित तकनीक और दूसरा पूंजी आधारित तकनीक। जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें मुख्य रूप से श्रम आधारित तकनीक का ही सहारा लिया जाता है, जबकि यदि आपको तेजी से विकास करना है और आपको उद्योग धंधों को तेजी से विकसित करना है, नई नई तकनीक का विकास करना है और कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमाना है देश के लिए, तो आपको पूंजी आधारित तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये कहने का तात्पर्य नहीं है, कुछ देशों में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, यदि हम बहुत ज्यादा उसमें पूंजी आधारित तकनीक का ही इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारी जो श्रम आधारित लोग हैं, अर्थात जो रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, जिनको हमें रोजगार भी देना है, जिनको हमें आय बढ़ानी है, उनको रोजगार के साधन उतने नहीं मिल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ ये भी नहीं है, रोजगार के सृजन करने के लिए, रोजगार अधिक से अधिक देने के लिए और अपने निवासियों को सब्सिस्टेंस लेवल पर, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल जीवन निर्भरता के लेवल पर रखने के लिए हम ऐसा करें कि केवल श्रम आधारित तकनीक का ही सहारा लेते रहें, पूंजी आधारित तकनीक का सहारा ना लें। इसमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि किस तरह से हमें आर्थिक विकास को प्राप्त करना है, अर्थात किस तरह से श्रम आधारित तकनीक और पूंजी आधारित तकनीक में सामंजस्य रखना है। यदि हम श्रम आधारित तकनीक की बात करते हैं तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये बताना चाहूंगा कि श्रम आधारित तकनीक मुख्य रूप से जैसे कृषि है, कृषि में ये माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, आप लोग रूरल बैकग्राउंड में रहे हैं, गांव के निवासी हैं, और जो लोग शहर में रहे हैं उनको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि कृषि में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको कि आज भी श्रम आधारित ही रखना पड़ता है, श्रम आधारित ही होता है, या मुख्य रूप से वो श्रम आधारित होते हैं। बाकी कुछ कामों को, जैसे पूर्व में हम खेत में यदि हम कोई काम करते थे तो ट्रैक्टर का सहारा नहीं लिया जाता था। आज के युग में जो बड़े जोत हैं, जिनके आकार बड़े हैं, जोत के आकार, उनमें आप ट्रैक्टर की सहायता से बहुत से कार्य कर लेते हैं। बीज बोने का कार्य भी ट्रैक्टर करता है तथा अन्य कार्य भी, निराई गुड़ाई जैसे कार्य भी ट्रैक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। तो इससे आपको ये देखना पड़ेगा कि
किसी भी देश को विकास के रास्ते पर लेके जाने के लिए आपको श्रम आधारित तकनीक इस्तेमाल करनी है या पूंजी आधारित। लेकिन यहाँ यह बहुत ही स्पष्ट है कि जो भी देश विकास के पथ पर आगे बढ़े हैं, विकसित देश हैं, उनमें पूंजी आधारित तकनीक का अत्यधिक सहारा लिया गया है और पूंजी आधारित तकनीक के सहारे से वे देश आज विकसित देश हैं। जबकि जो विकासशील देश हैं उनमें पूंजी और श्रम के बीच में सामंजस्य बैठाने के प्रयास ही किए जा रहे हैं। जब कोई नीति हम वहां पर लागू करते हैं तो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इस नीति के हमें लागू करने के पश्चात ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार हो जाए। तो इस बात का भी एक ख्याल रखा जाता है। तथा जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए देश हैं या गरीब देश जिनको हम कहेंगे, जो कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, यदि हम उसकी बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, तो उसमें जो देश बिल्कुल निम्न स्तर पर हैं उनमें यह देखा गया है कि वहां श्रम आधारित तकनीक बहुत अधिक है। इसके अलावा अब हम विकास की जब हम और फीचर्स की बात करेंगे तो हमें यह भी देखना होगा कि कुछ देशों में यह देखा गया है कि वो पिछड़े इसलिए हैं कि वहां पर जो मार्केट है अर्थात बाजार व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। जो पूंजीकरण या बाजारीकरण जिसको हम कहते हैं, जो बाजारीकरण ज्यादा ना होने से भी वो देश विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता है। मार्केट साइज बहुत बड़ा है, मार्केट साइज एफिशिएंट भी है, अच्छे एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, अर्थात उसमें लेन देन जो होता है जिसमें बैंकिंग फैसिलिटीज भी आएगी इत्यादि का विकास बहुत तेजी से हो गया है या पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। वहां मार्केट साइज अच्छा होने से वहां पे निवेशक ज्यादा इच्छुक रहते हैं, निवेशक ज्यादा निवेश करते हैं, विदेशी निवेश भी आता है और मार्केट साइज बड़ा होने से विभिन्न प्रकार की कंपनियां वहां अपना माल बेचना चाहती हैं। तो ऐसे कंट्रीज को विकास की दर ज्यादा प्राप्त होती है, जबकि जिन देशों की ओर विदेशी निवेशक आकर्षित नहीं होते, वे उसमें निवेश नहीं करना चाहते, उनके बाजार में नहीं आना चाहते, उनमें अपना माल बेचना नहीं चाहते, क्रय विक्रय की फैसिलिटीज वहां पर अच्छी ना होने से तो ऐसे देश पिछड़े रहते हैं